मित्रों नमस्कार। आज की सुबह की क्लास। साथियों, आज जो है हम इस क्लास में बात करेंगे यहाँ पर हिंदी जो पद्य साहित्य है उसके अंदर स्वतंत्र हिंदी पद्य साहित्य में सबसे पहले बात करेंगे कवि विद्यापति। साथियों, इससे पहले भी क्लास हो चुकी है और इसके जो 9वें नंबर की क्लास है उसमें मैंने ये हिंदी पद्य साहित्य शुरू कर दिया था और उसमें अमीर खुसरो वगैरह हम लोगों ने पढ़े हैं। और आज की क्लास में है कवि विद्यापति। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कवि विद्यापति के बारे में एक न एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में आता है। देखिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन कैसे पढ़ रहा है, लेकिन मैं 100% दे रहा हूँ मित्रों। और आप लोगों को भी अपना 100% देना है। अगर आप अपना 100% देते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, आप जैसा मैंने लिखा हुआ है उसी तरह से आप लोग लिखिए। अगर कुछ इनमें कमी है, देखो मेरे हिसाब से तो मैंने कोई कमी इसमें रखी नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ समाहित किया है नोट्स के अंदर। साथियों, मैंने इन नोट्स से नेट क्वालिफाई किया। साथियों, इन नोट्स से हर प्रकार से कोई भी कंपटीशन है वो आसानी से आप कर सकते हो। इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। फिर भी कोई बात नहीं है। देखो, जिनको पसंद आते हैं वो पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं आते वो नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है। क्योंकि इस संसार में भांति भांति के लोग, ठीक है, ये सारी चीजें होती रहती है, चलती रहती है। लेकिन जो इनसे पढ़ रहा है, मैं दावा करता हूं मित्रों, उनके साथ मैं हूं और हमेशा रहूंगा। साथियों, आपका जब तक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी का जो भी कंपटीशन है वो नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। तो जरूर साथियों, हम जल्दी मिलेंगे और आप अपनी नौकरी के साथ जरूर हमें मिलें। तो कवि विद्यापति, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैंने सारी पीडीएफ अब तक के जो मैंने क्लासेस ली है उन सबकी डाल दी है टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। कवि विद्यापति की हम लोग बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय में ये मैंने पढ़ा था, उस समय ये क्वेश्चन आया भी था। अब कवि विद्यापति का जो पूरा नाम है साथियों वो क्या है? विद्यापति इनका पूरा नाम है। क्या है इनका पूरा नाम? विद्यापति इन जो है, ठाकुर इनको कहते हैं। कवि विद्यापति को विद्यापति ठाकुर कहा जाता है। और इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ? इनका जो जन्म हुआ था, ग्राम विस्पी, जिला था दरभंगा, बिहार। मित्रों याद रखिए कि इनका जो जन्म हुआ है वो गांव था विस्पी और जिला था दरभंगा, जो बिहार में पड़ता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर विद्यापति के गुरु कौन थे। तो विद्यापति के जो गुरु थे, मैं आपको यही बता देता हूँ। विद्यापति के जो गुरु थे वो थे पंडित हरि मिश्र। क्या नाम है उनका? पंडित हरि मिश्र। एक बार ही क्वेश्चन आ गया था, पंडित हरि मिश्र। ठीक है साथियों, ये आप नोट कर लीजिए। विद्यापति के गुरु थे पंडित हरि मिश्र। ठीक है। विद्यापति ने जो मुख्य प्रमुख रचनाएं रही है विद्यापति की, एक तो है विद्या पदावली, एक है कीर्तिलता और एक है कीर्ति पताका। साथियों, ये मुख्य रचनाएं इनकी रही है। तो विद्या पदावली जो है वो इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी थी। विद्यापति पदावली जो है इन्होंने 1380 ईस्वी में मैथिली भाषा में लिखी। और उसके बाद में कीर्तिलता और कीर्ति पताका, देखो कीर्तिलता इन्होंने 1403 में लिखी और कीर्ति पताका भी 1403 में लिखी। लेकिन इन दोनों की जो भाषा रही है वो अवट भाषा रही है। कौन सी भाषा रही है? अवट। साथियों, मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ। विद्यापति जी के द्वारा तीन भाषाओं को प्रयोग में किया लिया गया था। तीन भाषा इन्होंने रखी थी। एक भाषा थी संस्कृत, ठीक है। दूसरी भाषा इनकी रही है, दूसरी भाषा इनकी अवट। कौन सी भाषा थी? अवट इनकी भाषा थी। और इसके बाद में तीसरी भाषा जो इनकी रही है वो थी इनकी मैथिली भाषा। ये तीन भाषाओं में इन्होंने रचना करी। तो मैंने आपको बता दिया है, विद्या पदावली इनकी मैथिली में थी जो इन्होंने 1380 में लिखी। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी जो है अवट भाषा में थी, जो 1403 में इन्होंने लिखी है। मित्रों, आपको बता देता हूँ इनका अभी संपादित ये कीर्तिलता नहीं हुई है। ठीक है। इनका जो नाटक है, ये पूछा जाता है कि इनके द्वारा लिखा गया जो नाटक है वो कौन सा है? गोरक्षक विजय। इनके द्वारा लिखा गया जो नाटक है वो कौन सा है? गोरक्षक विजय है।
इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, गोरक्षक विजय। और ये गोरक्षक विजय जो इन्होंने नाटक लिखा है साथियों, वो मैथिली भाषा में लिखा है। गोरक्षक विजय का जो गद्य भाग है वो संस्कृत में है, तथा पद्य भाग जो है साथियों वो मैथिली में है। इसमें याद रख लीजिएगा, इसका जो गद्य भाग है वो संस्कृत में है। मैं आपको बता देता हूँ गोरक्षक विजय का, इसका जो गद्य भाग है वो संस्कृत में इन्होंने लिखा है, और जो पद्य भाग है साथियों, ये इन्होंने गोरक्षक विजय जो नाटक इनका है, ये इन्होंने मैथिली में लिखा है। कोई कहे कि देखो, अब कहने वालों का तो क्या करे भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आता क्यों इतनी ये है। अब कमियां तो देखो सब में होती है, लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, आपको पता है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, और आप लोग भी शायद मेरे साथ हो, और आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। और मैं जब तक आप लोग हो तब तक मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। बस पढ़ते रहिए। वो कहते हैं ना कि 15 घंटे पढ़ने के बाद भी हम लोग असफल हो जाते हैं। इसके पीछे रीजन यही है मित्रों, कि हम लोग सही डायरेक्शन में और सही अनुशासन के साथ, सही नोट्स के साथ और सही जो है चीजों के साथ हम लोग नहीं जाते हैं। थोड़ा सा किसी ने क्या बता दिया बस उधर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नोट्स के अंदर साथियों मैंने आलतू फालतू चीजें कुछ भी नहीं भरी है। वही चीजें इसमें लिखी हुई है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनका जो रचना काल रहा है वो 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी तक रहा है साथियों। देखो, विद्यापति पत्रावली इन्होंने 1380 में लिखी, तो रचना काल जो इनका रहा है 1350 से 1360 ईस्वी, लगभग इनका ये रचना काल था। ठीक है मित्रों। अब इनके जो पिताजी थे, देखो मैंने आपको गुरु का नाम बताया था, लेकिन नोट्स में लिखा हुआ है वो नाम, मैंने बाद में पढ़ा है लेकिन लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था गणपति ठाकुर। जो विद्यापति जो थे उनके पिताजी का नाम था गणपति ठाकुर, और इनके गुरु पंडित हरि प्रसाद मिश्र था। अब इनकी अन्य रचनाएं आती है साथियों, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे विद्यापति जी के बारे में ही। विद्यापति जी जो है, ये देखो, इनके ये थोड़ी बहुत एक दो लाइन यहाँ भी लिखी हुई है साथियों, मुझे कहीं मिल जाती थी तो मैं ऐसे ऊपर लिख देता था कॉपी के ऊपर, खने खन नयन कौन अनुसर ही। खने खन नयन कौन अनुसर ही, ये पंक्ति किसकी, विद्यापति की है। माधव अम परिणाम निराशा, ये पंक्ति भी किसकी, विद्यापति की। राष्ट्रगीत में भला कौन ये भारत भाग्य विधाता, ये पंक्ति रघुवीर साय की है। अब यहाँ पर ये रघुवीर साय वाला मैटर इसलिए है क्योंकि मैं लिख देता था इस चीज से। ठीक है ना। तो राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता, तो ये रघुवीर साय ने ऐसा कहा था। अब विद्यापति जी का जो कवि के जो उपनाम है, विद्यापति जी के जो उपनाम है साथियों, वो रहे हैं अभिनव जयदेव, कवि शेखर, नव कवि शेखर और मैथिल कोकिल। विद्यापति जी को आप इतने सारे नामों से जानते हैं, तो ये नाम इनके रहे हैं। शायद मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, और आप जानते भी होंगे, क्योंकि विद्यापति जी के बारे में जो है उपनाम पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अभिनव जयदेव किसे कहा गया है, कवि शेखर किसको कहा गया है, नव कवि शेखर और मैथिल कोकिल का क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है। और ये अभिनव जयदेव साथियों, ये दो क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार देखे हैं, कि अभिनव जयदेव किसे कहकर पुकारा जाता है, तो विद्यापति जी को। मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है, या मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है, वो है विद्यापति जी को। तो इसमें तो आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विद्यापति से ये चीजें आती ही आती हैं। और भी हैं, इनको और भी उपाधियां दी गई है, मैं यहीं पर लिख देता हूं मित्रों। देखिए, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार भी इनको कहा जाता है। यहां पर आप लिख लीजिए और भी उपाधियां हैं, कवि कंठहार, इनको जो है कवि कंठहार भी कहा जाता है। एक और उपाधि इसमें जोड़ लीजिए, नव कवि भी इनको कहते हैं। कौन सा कवि, नव कवि भी इनको कहा जाता है। एक और उपाधि में बता देता हूं, इनको दशावधान भी इनको कहा जाता है। कौन सा, दशा अवधान, दशावधान भी इनको कहते हैं। किसको कहते हैं दशावधान, मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। पंचानन भी नाम इनको कहा गया, पंचानन, बताइए आप, ये भी उपाधि इनको दी गई है।
तो साथियों मेरे हिसाब से ये 7-8 उपाधियां इसमें हो गई। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, नव कवि शेखर, और मैथिली कोकिल, कवि कंठहार, इसके बाद में छठे नंबर पर नव कवि, सातवें नंबर पर दशावदान, और आठवें नंबर पर पंचानन। इस तरह से ये 8 उपाधियां जो है विद्यापति जी को दी गई थी साथियों। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब पदावली, इनकी जो रचना पदावली रही है, विद्यापति पदावली, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये विद्यापति पदावली आप सबको पता है मैथिली भाषा में लिखी गई थी। और इस विद्यापति पदावली के अंतर्गत साथियों ये एक बात याद रख लीजिएगा कि भक्ति व श्रृंगार का समन्वय देखने को मिलता है। यानी कि कृष्ण भक्ति का वर्णन इसमें किया गया है, विद्यापति पदावली के अंतर्गत इन्होंने लिखा है। और ये मैथिली भाषा का प्रयोग है। भक्ति और श्रृंगार का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। और कृष्ण भक्ति का वर्णन बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से किया गया है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, साथियों जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये अवध भाषा में लिखी गई है। आप सबको पता है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका कब लिखी गई थी। ये मतलब 1380 ईस्वी में इन्होंने इसको लिखा था, पदावली को। और इसको 1403 ईस्वी में इन्होंने लिखा। तो ये तो इन्होंने लिखी है 1380 ईस्वी में, और ये लिखी है इन्होंने 1403 ईस्वी के अंतर्गत, दोनों ही रचनाओं को। जो कीर्तिलता है और कीर्ति पताका है, दोनों ही रचनाएं अवध भाषा में लिखी गई। अवध भाषा को हम लोग अपभ्रंश भाषा के नाम से भी जानते हैं। साथियों इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना करी थी। कितने ग्रंथों की रचना करी? कुल 14 ग्रंथों की रचना करी थी। विद्यापति जी जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। प्लीज ये याद रख लीजिए कि विद्यापति जी जो थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे? वो तिरहुत के राजा थे, शिव सिंह। तिरहुत के राजा कौन थे? शिव सिंह थे। उनके दरबारी कवि माने जाते हैं। मित्रों याद रखना कि जो विद्यापति जी थे उन्होंने जो तिरहुत के राजा शिव सिंह थे, यानी कि आपको पता होगा कि जो कीर्ति पताका है, साथियों जो ये कीर्ति पताका है, इसके अंतर्गत इन्होंने जो है शिव सिंह की वीरता का और उनकी उदारता का, उनके गुणों का इसमें बखान किया है। किसके अंतर्गत? कीर्ति पताका के अंतर्गत। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो विद्यापति जी थे वो तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। और शिव सिंह का जो वर्णन इन्होंने किया है वो कीर्ति पताका में किया है। और कीर्ति लता में जो इन्होंने वर्णन किया है साथियों, वो वर्णन जो है कीर्ति लता के अंदर कीर्ति सिंह का ही वर्णन है। किसका वर्णन है कीर्ति लता के अंदर? कीर्ति सिंह का ही वर्णन है मित्रों। तो याद रख लीजिएगा, कीर्ति लता में तो है कीर्ति सिंह का वर्णन, और कीर्ति पताका में है शिव सिंह का वर्णन। किसका है? जो तिरहुत के राजा थे और ये इनके दरबारी कवि भी रहे हैं। तो याद हो जाएगा, कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का वर्णन है, और ये भी तिरहुत के राजा थे। और कीर्ति पताका में जो है इनके शिव सिंह का वर्णन है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शैव मतायनी माने जाते हैं, यानी कि ये भगवान शिव के उपासक थे। जो विद्यापति जी थे वो भगवान शिव के क्या थे? उपासक थे। और इसलिए इनको जो है साथियों शैव मतायनी माना जाता है। कीर्तिलता में जौनपुर राज्य का बहुत ही रोचक वर्णन किया गया है। और जौनपुर राज्य के जो है यहाँ पर जो राजा थे वो कीर्ति सिंह थे। और ये तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह, कीर्तिलता में इसका वर्णन मिलता है। इसे कवि ने कहानी कह के पुकार। आपको मैं बता दूं, जो कीर्तिलता जो इन्होंने लिखी अवध भाषा में 1403 ईस्वी में, उसको इन्होंने कहानी कहकर पुकारा था। अब कीर्तिलता में साथियों कीर्ति सिंह तथा कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन यहाँ पर मिलता है। देखो देखो, जो बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स में लिखी गई है पहले से ही। आगे बात करेंगे, इनको 16 उपाधियां प्रदान की गई थी। टोटल इनको जो उपाधियां दी गई थी साथियों, वो 16 उपाधियों को दिया गया था इनको द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं अब।
अगला पॉइंट है विद्यापति जी के बारे में। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का जो श्रेय है वो विद्यापति जी को जाता है। साथियों, हिंदी के अंदर सबसे पहले जो कृष्ण भगवान को काव्य का जो विषय बनाया वो विद्यापति जी को जाता है श्रेय। कृष्ण काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। कृष्ण काव्य परंपरा का प्रथम कवि जो माना जाता है वो विद्यापति जी को ही माना जाता है। साथियों, अगला पॉइंट है विद्यापति को हिंदी का आदि गीतकार और हिंदी गीति काव्य परंपरा का जनक भी विद्यापति को माना जाता है। आदि गीतकार है तो हिंदी गीति काव्य परंपरा का जनक विद्यापति जी ही रहेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। आदिकाल और भक्ति काल का जो संधि कवि है, जो बीच की जो कड़ी को जोड़ने वाला जो कवि है, किसका? आदिकाल का और साथियों भक्ति काल का। आदिकाल और भक्ति काल को जो जोड़ने वाला कवि है वो यहाँ पर विद्यापति जी है। ठीक है, कौन है? विद्यापति जी ही रहे हैं। आगे बात करते हैं अब गौड़ीय व चैतन्य संप्रदाय। गौड़ीय व चैतन्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। विद्यापति के पदों को गाते थे। अरे कितनी जबरदस्त बात है, यानी कि आप गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। और जो विद्यापति जी के पदों को गाते थे और गाते गाते मूर्छित हो जाया करते थे। आप सोचे तो सही, विद्यापति ने 3 भाषाओं में लिखा है, अवध भाषा, मैथिली भाषा और संस्कृत भाषा। कितनी भाषाओं में लिखा? 3 भाषाओं में लिखा है मित्रों, अवध भाषा, मैथिली भाषा और संस्कृत भाषा। तो यहाँ पर देखो, अवध भाषा में विद्यापति यानी कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों रचनाएं लिखी। ठीक है ना? कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन है, कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता उदारता का वर्णन किया गया है। इसके बाद में मैथिली जो है इसमें विद्यापति पदावली को लिखा गया है और एक गोरक्षक विजय इनका नाटक था उसको लिखा गया है। तो गोरक्षक विजय गद्य भाग जो लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया तथा पद्य भाग मैथिली में लिखा गया। अब संस्कृत में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। संस्कृत में जो इन्होंने रचनाएं लिखी है मित्रों, यहाँ पर क्योंकि देखो अवध का मैंने बता दिया कीर्तिलता कीर्ति पताका है, मैथिली का बता दिया मैथिली इनका विद्यापति पदावली और एक गोरक्षक नाटक जो इनका है। संस्कृत में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं वो मैं यहीं पर बता देता हूँ। शैव सर्वस्व सार, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, शैव सर्वस्व सार। शैव सर्वस्व सार इनकी रचना है। दूसरी इनकी रचना रही है संस्कृत में जो इन्होंने लिखी है, गंगा वाक्यावली। गंगा वाक्यावली। ठीक है। तीसरी रचना जो इनकी रही है मित्रों, तीसरी रचना है दुर्गा भक्त तरंगिणी। कौन सी रचना है? दुर्गा भक्त तरंगिणी। ठीक है, दुर्गा भक्त तरंगिणी। इसके बाद में जो रचना है 4th नंबर पर है भू परिक्रमा। भू परिक्रमा। और इसके बाद में 5वें नंबर की जो रचना आती है इनकी थी पुरुष परीक्षा। ठीक है, पुरुष परीक्षा। ठीक है। इसके बाद में 6ठे नंबर पर जो इनकी रचना आती है वो थी लिखनावली। लिख नावली, यानी कि संस्कृत में ज्यादा लिखी है इन्होंने। इसके बाद में संस्कृत में एक रचना और इन्होंने लिखी 7वें नंबर पर, क्या नाम है उसका? दान वाक्यावली। दान वाक्यावली। दान वाक्यावली। दान वाक्यावली इन्होंने लिखा है। समझ में नहीं आ रहा लेकिन मैं बोला है साथियों, ध्यान रखना, दान वाक्यावली इन्होंने लिखी है। मित्रों, एक प्रश्न मेरे यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि जो विद्यापति जी थे, विद्यापति जी को एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बच्चन सिंह जी थे वो विद्यापति जी को जातीय कवि कहते थे। ये देखो ये लिखा भी हुआ है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि कहा है मित्रों। इनको विद्यापति जी को बच्चन सिंह ने क्या कहा था? जातीय कवि कहा था। कौन सा कवि कहा? जातीय कवि। तो ये याद रखना, जातीय कवि किसको कहा जाता है? विद्यापति जी को कहा जाता है। और किसने कहा? बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। अब चलिए यहीं पर हम लोग एक बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे कि जो महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री हैं उन्होंने विद्यापति को पंच देवो उपासक स्वीकार किया है। यहां पर मैं अगर आपसे बात करूं मित्रों तो देखिएगा कि जो है यहां पर लिख देता हूं मैं,
तो पंडित जो हरि प्रसाद शास्त्री है, उनको हम लोग हर प्रसाद शास्त्री भी कह देते हैं, हर प्रसाद शास्त्री भी उनको कह देते हैं। इन्होंने विद्यापति जी को क्या कहकर पुकारा? इन्होंने जो विद्यापति जी को कहा है वो पंचदेव उपासक कहा है। क्या कहा? पंच देव उपासक, पंचदेव उपासक। विद्यापति जी को इन्होंने पंचदेव उपासक कहकर पुकारा है साथियों, आप सोचो। तो ये चीज भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। एक चीज और मुझे यहाँ पर याद आती है, वो बता देता हूं मैं आप लोगों को, कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो इनकी पदावली जो है उनमें श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर का। एक बात यहाँ पर याद रखना कि जो विद्यापति जी थे, विद्यापति जी को इनकी जो पदावली है, विद्यापति जी की जो पदावली थी, पदावली को मैं आपको लिख देता हूं। विद्यापति जी की जो पदावली है वो निराला जी के द्वारा, जो निराला जी थे, विद्यापति जी की पदावली को निराला जी ने यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है इनकी पदा श्रृंगारिक पदों को क्या कहा था? नागिन की लहर कहा। क्या कहा साथियों? नागिन की लहर कहकर पुकारा था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। विद्यापति जी की जो विद्यापति पदावली है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नागिन की लहर कहकर पुकारा था। मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है मित्रों कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा। जो अब देखो यहाँ पर याद होनी चाहिए ये चीज, यानी कि एक चीज आपको मैं यही नोट करवा देता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ कि जो विद्यापति जी थे उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति जी को क्या कह के पुकारा था? विद्यापति जी को साथियों श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा। क्या कहा? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा। सिद्ध वाक कवि कह के पुकारा है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत सी बार कि श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा विद्यापति जी को? तो वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब एक बात और मुझे यहाँ पर आती है याद मित्रों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में एक बात लिखी थी। और वो बात क्या थी? उन्होंने ये बात लिखी थी कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यानी कि आचार्य शुक्ल ने मित्रों, जो आचार्य जो आचार्य शुक्ल थे, उन्होंने एक बात विद्यापति जी के बारे में लिखा था कि आध्यात्मिक रंग के जो चश्मे हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। आजकल बहुत सस्ते हो गए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने गीत गोविंद को, कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक, कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, कुछ लोगों ने जो है गीत गोविंद को, यहाँ पर सही नहीं लिखा रहा है ये, चलो मैं ढंग से लिख देता हूँ। गीत गोविंद को जो है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक संकेत बताया है। क्या बताया? आध्यात्मिक संकेत बताया है।
साथियों मेरी जो नियत है वो ये रहती है कि एक भी प्रश्न जो मैं पढ़ा हूं, अगर कहीं भी आप उस प्रश्न को पढ़ते हो तो वो प्रश्न जो है ना मेरे नोट्स के अंदर में मिले आप लोगों को, ऐसी मेरी नियत है साथियों। वे, बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने विद्यापति जी के बारे में पढ़ी है। और भी कोई बातें अगर छूट गई है तो मेरे हिसाब से तो देखो कोई बात इसमें नहीं छूटी है। एक चीज मुझे यहाँ पर थोड़ी सी, ये जो है ना क्या नाम है इसका, कीर्ति लता, कीर्ति लता के बारे में एक मुझे बात याद आती है कि जो विद्यापति की द्वारा जो कीर्ति लता की जो रचना है उसको भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई थी। जो ये कीर्ति लता जो रचना है ना, ये रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। भृंग भृंग भृंगी संवाद, भृंग भृंगी संवाद, भृंग भृंगी संवाद के रूप में इस रचना को, किसको, कीर्ति लता को लिखा गया है। भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा गया है। भृंग मतलब वही भंवरा, इसके रूप में लिखा गया है, ये याद रखना भैया। किसको, कीर्ति लता को लिखा गया है। तो हो जाएगा मेरे हिसाब से याद। और मैंने साथियों शायद मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक भी बात नहीं छोड़ी है। और विधि, जो बहुत सारे विद्वान थे वो विद्यापति को श्रृंगारी भक्त और रहस्यवादी कवि भी मानते थे। बहुत सारे विद्वानों ने श्रृंगारी कवि भी माना इनको, रहस्यवादी कवि भी माना है इनको, और इनको जो है साथियों क्या नाम है उसका, भक्त भी माना है, क्योंकि शिव भक्त शिव धर्म को ये अपनाते थे। तो इतनी सारी बातें मैंने मित्रों आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। मेरे हिसाब से विद्यापति में से तो कुछ भी नहीं छूटा है। ठीक है मित्रों, आपका कमेंट मेरे पास आना चाहिए कि आपको जो क्लासेज है वो मित्रों कैसी लगी है। तो सारी बातें जो है मैंने विद्यापति जी के बारे में यहाँ पर कर दी है। शायद अगर कुछ छूट गया है मित्रों तो आप लोग मुझे बता सकते हो। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, एक एक चीज एक एक पॉइंट आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया है शायद। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आगे आता है मैटर रणमल छंद के बारे में। ठीक है, अगर मुझे विद्यापति के बारे में कुछ और भी याद आता है तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। अब है अगली जो रचना है रणमल छंद है। और ये किसने लिखी, रणमल छंद साथियों श्रीधर व्यास के द्वारा लिखी गई है। विद्यापति जी के हम लोग कुछ लाइन जो है वो हम लोग लिखेंगे भी सही, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कि रणमल छंद जो रचना है वो श्रीधर व्यास के द्वारा लिखी गई है। और रणमल छंद के अंतर्गत ज्यादा कुछ ऐसा कोई मैटर नहीं है, इसके अंतर्गत तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, रणमल छंद में जो है ये ईडर के राठौड़ राजा रणमल के द्वारा, ईडर के राठौड़ राजा थे ये, रणमल के द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरुद्ध प्राप्त की गई विजय का वर्णन इसमें मिलता है साथियों। जो रणमल छंद है वो श्रीधर व्यास ने लिखी है। इसमें क्या था कि जो ईडर के राजा थे राठौड़ राजा रणमल, ईडर के राठौड़ राजा थे रणमल, जो रणमल थे उनके जो पाटन के सूबेदार थे जफर खां, इनके विरुद्ध जो है युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। और ये रचना लगभग जो है अभी इस रचना के 70 जो छंद हैं वो प्राप्त हो चुके हैं साथियों। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा संपादित, डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा संपादित जो है रास और रासानवी काव्य में इसको संकलित किया गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो रहे हैं उनके जो काव्य है उनको जो काव्य था रास और रासान वेई काव्य, उसमें इसको संपादित किया गया था रणमल छंद को। इसकी जो प्रमुख पंक्ति है साथियों वो है माधव अम परिणाम निराशा। तो ये किसने लिखी है, श्रीधर व्यास के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई थी। और ये रचना का मैं समय भी आप लोगों को बता देता हूँ, 1454 विक्रम संवत क्या रहा है, 1454 विक्रम संवत इसका समय रहा है। ये बात भी आप लोग याद रख लेना। ज्यादा देखो ये सन वगैरह याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं आते हैं।
अब इसके बाद में यहाँ पर सेकंड भाग जो है वो हम लोग करते हैं लौकिक गद्य साहित्य। देखो पहले हम लोगों ने लिखा है लौकिक पद्य साहित्य, और आज अभी यहाँ पर हम लोग शुरू करें लौकिक गद्य साहित्य। ठीक है। उसमें सबसे पहले जो रचना है वो राहुल वेल है। राहुल वेल के बारे में साथियों मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे जितने भी एग्जाम है सारे के सारे एग्जाम में राहुल वेल से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको याद रखना ही पड़ेगा। राहुल वेल से संबंधित एक न एक प्रश्न जो है हर कंपटीशन में पूछा जाता है। इसलिए आप मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप प्लीज जो है आप इसके बारे में जरूर याद कर लीजिएगा। राहुल वेल के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों ने याद भी करी होगी, तो राहुल वेल के बारे में भी थोड़ा सा याद कर ही लेना यार। ठीक है ना, क्यों छोड़े इस रचना को। चलिए अब पहले बात करेंगे हम लोग इस रचना में कि साथियों जो है राहुल वेल जो रचना है उसके राइटर का नाम क्या है, रोड़ा कवि है। याद हो जाएगी। इसका जो रचना काल है ये 10वीं शताब्दी में लिखी गई है। सबसे मुख्य बात तो ये है कि जो राहुल वेल के जो लेखक है वो कौन है, रोड़ा कवि। ये तो याद रखना ही रखना है। इसका रचना काल भी मैंने बहुत सारे कंपटीशन में देखा है कि इसका रचना काल राहुल वेल कब लिखी गई रचना है, 7वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखना 10वीं शताब्दी में ये रचना लिखी गई थी साथियों। आगे बात करेंगे। ये रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई है। इसकी एक एक विशेषता याद रखनी है साथियों। ये सारी की सारी जो है वो विशेषताएं हैं। ठीक है ना, ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं, एक एक विशेषता आपको याद रखनी है। सबसे पहले विशेषता जो है राहुल वेल की क्या है कि ये रचना जो है शिलाओं पर लिखी गई। वहां पर एक क्वेश्चन बन के आता है कि राहुल वेल के बारे में निम्नलिखित में से लिखी गई जो विशेषताएं वो इसमें से नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग यहाँ पर प्लीज याद रखिएगा कि ये जो रचना है राहुल वेल वो शिलाओं पर लिखी गई रचना है। इसके बाद में ये हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना है। साथियों जब आप नोट्स बनाते हो, जब शॉर्ट नोट्स जब आप बनाओ, जब अभी तो आप लिख रहे होंगे पूरा का पूरा मैटर, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो ऐसे लिखना, राहुल वेल राहुल वेल रोड़ा कवि, राहुल वेल 10वीं शताब्दी, राहुल वेल शिलाओं पर, राहुल वेल गद्य पद्य मिश्रित। इस तरह से एक एक शब्द लिखना आप लोग, ठीक है ना, तो काम हो जाएगा। क्योंकि फिर इतने नोट्स बनेंगे, क्योंकि आपको जो है इस साहित्य को कम से कम 20 पेज में समेट कर रख देना है लास्ट में। ठीक है ना। इसमें जो है साथियों इसको गद्य पद्य मिश्रित या चंपू काव्य रचना भी माना जाता है। अब इस रचना के अंतर्गत राहुल वेल के अंतर्गत जो है राहुल नामक नायिका का वर्णन पहले पद्य में, उसके बाद में गद्य में नक्सिक सौंदर्य के रूप में दिखाई देता है। यानी कि अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राहुल वेल की नायिका का नाम क्या है, राहुल इनकी नायिका नायिका है। और इसका वर्णन जो है साथियों पहले पद्य में लिखा गया, उसके बाद में गद्य में लिखा गया। और वर्णन था नक्सिक वर्णन। साथियों नक्सिक का मतलब ये होता है कि उसका संपूर्ण वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, बहुत सौंदर्यमय वर्णन इसमें हुआ है। हिंदी में नक्सिक वर्णन जो है कि श्रृंगार परंपरा का जो आरंभ है वो इसी ही रचना से माना जाता है। साथियों हिंदी के अंदर जो नक्सिक वर्णन जो श्रृंगार परंपरा रही है वो आरंभ जो है राहुल वेल रचना से ही माना जाता है। जो प्रधान भाषा रही है इसकी राजस्थानी रही है। प्रधान भाषा इसकी कौन सी रही, राजस्थानी। के साथ साथियों इसमें हिंदी की 7 बोलियों का वर्णन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि राहुल वेल में राजस्थानी के साथ कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, वो थी 7 बोलियों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो मित्रों याद रख लीजिएगा सारी बातें। आगे है इसका जो शिलांकित रूप है वो मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है आज। और इस कृति का जो भाग है मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में प्रकाशित हुआ था। इसका जो शिलांकित, इसको जो शिला पर लिखा गया था सबसे पहले, वो जो है मुंबई के म्यूजियम में रखी हुई है। और इस कृत्य का जो भाग है वो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से प्रकाशित किया गया था मित्रों। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। बाकी चीजें जो है यहां तक तो आपको 1% भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक एक बात आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ मित्रों, एक एक चीज बता रहा हूँ। अगर नहीं बता रहा हूँ तो बताइए यार, मेरी मेहनत में अगर कोई कमी है तो प्लीज आप बताइए मुझे।
लेकिन मेरी मेहनत के साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों। किसी को कहने दो अरे किससे पढ़ रहे हो, अरे कोई बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैंने जिन नोट्स से मेहनत करी है वो नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर इनमें कोई कमी है ना मित्रों, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगर इनमें कोई कमी हो तो। मैंने एक एक पॉइंट पॉइंट के रूप में बना करके नोट्स को लिखा है। ऐसे नहीं है कि मैंने डिटेल में ऐसे भर दिया, रजिस्टर भर दिया, ऐसी चीजें मैंने इसमें नहीं करी है। साथियों मैंने एक किताब से नहीं, कम से कम 4 किताबों को मिक्स में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मनोज मिश्रा सर, एक KR मैया सर, इसके बाद में आपको बता दूं हिंदी जो भाषा एवं साहित्य का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास आता है, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का, और उसके बाद में साथियों डॉक्टर नगेंद्र का। इन सभी किताबों को मैंने मेरे पास रखा है, वहां से इन चीजों को मैंने लिखा है। आपको एक जगह समेट करके दे रहा हूं मैं साथियों, आप मानिए तो सही मेरी बात को, आप मानिए, बस विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, मैंने कह दिया आपसे। ठीक है ना। तो ये राहुल वेल के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी है। तो कौन कौन सी विशेषताएं राहुल वेल के बारे में रही है, बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखिए राहुल वेल जो इसके लेखक है वो रोड़ा कवि है, लिखा गया 10वीं शताब्दी में। सबसे पहले शिलाओं पर लिखा गया था, गद्य पद्य मिश्रित काव्य है। और राहुल इसकी नायिका का नाम है, नक्सिक वर्णन का सौंदर्य का इसमें किया गया है। और इसके बाद में साथियों इसमें जो है राजस्थानी भाषा के साथ साथ 7 बोलियों को भी इसमें अपनाया गया है। इसका जो शिलांकित भाग है मुंबई के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नंबर 2 पे बात आती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब देखो ये रचना का नाम ही सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है, जो ग्रंथ है, उसके लेखक कौन है, पंडित दामोदर शर्मा। अनेक बार पूछा गया, अब इसमें क्या भरूं यार। अब लोग तो कहते हैं इसमें भी है वो भी है, यार वो नहीं पूछा जाता भाई, यार समझा करो बात को। ठीक है ना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो लेखक हैं वो पंडित दामोदर शर्मा है, और ये रचना लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में। बस अब इसमें जो है मैंने लिख दिया है, पंडित दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। अब बताओ ये लोग क्या छूट गया इसमें, जो पंडित दामोदर शर्मा थे। अब ये नहीं क्वेश्चन पूछे जाते, आप सोचो ना ये मैंने लिख दिया है, ये नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस यही पूछा जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक का नाम क्या है, पंडित दामोदर शर्मा। कब लिखी गई, 12वीं शताब्दी में लिखी गई। इस रचना में बनारस के आसपास का वर्णन किया गया, ऐसे पूछेगा क्या वो। आप खुद सोचिए ना। ये व्याकरण से संबंधित रचना है, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उक्ति व्यक्ति ने जो रचना है वो उसमें क्या लिखा है। ये व्याकरण से संबंधित रचना है, किससे संबंधित रचना है, व्याकरण से संबंधित रचना रही है। हो जाएगा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो रचना है उसके लेखक का नाम है ज्योतिश्वर ठाकुर, और ये 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। और ये जो वर्ण रत्नाकर के लेखक है ज्योतिश्वर ठाकुर, ये मैथिली के कवि थे। किस भाषा के कवि थे, ये मैथिली भाषा के कवि थे वो ज्योतिश्वर ठाकुर। और ये जो वर्ण रत्नाकर जो रचना है, ये शब्दकोश लगता है, मतलब ऐसा लगता है रचना नहीं है, शब्दकोश है ये। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि मैथिली में रचित गद्य पुस्तक है ये। इसमें मैथिली का विश्व कोश भी दिखाई देता है। एसाइटिक सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित को संपादक किया था डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा, व पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा। ठीक है। इसमें जो है 8 कल्लोल इसमें लिखे गए हैं, 8 कल्लोल का इसमें समावेश किया गया है। अब साथियों कल्लोल का मतलब होता है प्रशंसित करने वाली चीजें। ठीक है ना। तो इसमें किया गया है। अब देखिए आप यहां से अगली बात आती है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। पहले तो आदिकालीन गद्य साहित्य, आदिकालीन पद्य साहित्य हम लोगों ने पढ़ा। अब उसके बाद में अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। कौन सा साहित्य, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। ठीक है। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसका जो समय रहा है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भाषा के नाम से भी जाना जाता है, सबको पता है। अपभ्रंश जो भाषा यानी कि जो बिगड़ी हुई खींचड़ी भाषा जो होती है एक तरह से, उसको हम लोग तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। अपभ्रंश का जो अर्थ है वो विकृत होता है, बिगड़ा हुआ रूप होता है। देखो मैंने हर पॉइंट हर बात लिखी है। आगे बात करेंगे साथियों, प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप भी अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश का प्रयोग पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया था सबसे पहले, अपभ्रंश का प्रयोग।
अपभ्रंश को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्राण धारा कह के पुकारा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये वीआईपी लाइन है, सोच लेना। अपभ्रंश को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है हिंदी की प्राण धारा कहकर पुकारा है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारने का श्रेय दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नहीं बनता कि बताओ, ये क्वेश्चन बनता नहीं बनता कि जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे उन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा, पुरानी हिंदी कहा, और महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा, हिंदी की प्राण धारा कह के पुकारा। बताइए कहाँ मिलेंगे आपको ये प्रश्न, मिल जाएंगे क्या? आगे है, अपभ्रंश को हम पापा भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पापा भाषा भी कहते हैं अपभ्रंश को। हो जाएगा याद? चले आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले जो है, अब आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य में सबसे पहले बात करेंगे स्वयंभू की। किसकी बात करेंगे? स्वयंभू देव की बात करते हैं। सबसे पहले ये आता है इसमें, सबसे पहले स्वयंभू। इनका स्थिति जो काल है वो 8वीं शताब्दी रहा है, यानी कि 783 ईस्वी। देखो 8वीं शताब्दी स्वयंभू का काल रहा। और स्वयंभू जो है, स्वयंभू देव है उनका पूरा नाम, लेकिन अपन स्वयंभू स्वयंभू कह देते हैं। 783 ईस्वी इनका समय रहा है। इनकी जो रचनाएं रही है वो रही है पहुंचरी। पहुंचरी जो है इसमें लिखा है कि सीता जो है अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। जो पहुंचरी जो रचना है वो एक रामायणी है, ये पहुंचरी, ठीक है। तो इसमें ऐसा लिखा गया है कि जो सीता जी थे वो अग्नि परीक्षा देने के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी, ऐसा इन्होंने लिखा है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इनकी दूसरी रचना है रिठनेम चरिव, स्वयंभू छंद और पंचमी चरिव, पंचमी चरिव। तो पहुम चरिव इनकी मुख्य रही है, रिठनेम चरिव, स्वयंभू छंद और पंचमी चरिव, ये मुख्य रचनाएं इनकी, 4 रचनाएं मुख्य रही है। बाकी और भी रचनाएं इनकी थी लेकिन वो ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब आगे बात करते हैं। जो पहुम चरिव जो रचना है, इसमें रचना में जो है भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। साथियों जो पहुम चरिव रचना है इसमें किसका वर्णन किया गया है? भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। मित्रों लिख लीजिए नोट्स। और इस रचना को अपभ्रंश की रामायण भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आए नहीं आए बताओ? अपभ्रंश के रामायण किसको कहा जाता है? पहुंचर्य को कहा जाता है। पहुंचर्य किसने लिखी है? स्वयंभू के द्वारा लिखी गई रचना है। अब पहुंचर्य में किसकी क्या वर्णन किया गया है? भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। पहुंचर्य में जो है साथियों सीता अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी, इसका वर्णन किया गया है। स्वयंभू जो थे उनको किस नाम से जाना जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? पहुंचर्य को किसने लिखा? स्वयंभू ने। तो स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, यानी कि अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कह के पुकारा है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्या? सोचिए आप। तो पहुम चरिव जो है इतनी चीजें हैं। अब पहुम चरिव जो है अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। साथियों जो पहुम चरिव जो रचना है वो रचना एक अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। कौन सी रचना है? कड़वक, कड़वक बद्ध रचना है। अब कड़वक बद्ध रचना क्या होती है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या होता है? 7 तो चौपाई होती है। 7 क्या होती है? कड़वक छंद में 7 तो चौपाई होती है और एक दोहा होता है। क्या होता है इसमें? 7 चौपाई होती है और एक दोहा होता है, मैं आपको यही बता देता हूँ। ठीक है। पहुम चरिव में 12,000 श्लोक हैं। ये जो पहुम चरिव है ना इसमें कितने श्लोकों का वर्णन किया गया है? 12,000 श्लोकों का वर्णन किया है मित्रों, 12,000 श्लोक। और 5 कांड इसमें रहे हैं। कितने? 5 कांड इसमें रहे हैं। अब सोचिए आप लोग, 12,000 श्लोक, 5 कांड इसमें रहे हैं, 90 संधियां इसमें रही है। कितनी संधियां? 90 संधियां पहुम चरिव में बताई गई है, 90 संधियां इसमें हैं। ठीक है ना। लेकिन जो स्वयंभू थे उन्होंने 83 संधियों का ही वर्णन किया था। तो स्वयंभू को साथियों जो अपभ्रंश का वाल्मीकि भी हम लोग कहते हैं। आगे है रिठनेम चरिव जो रचना है, इसमें कृष्ण भगवान के चरित्र का वर्णन किया गया है। रिठनेम चरिव के अंतर्गत स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है और प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। ये रही यहाँ पर अपभ्रंश की प्रथम कड़वक बद्ध रचना है। ये कड़वक क्या होता है? 7 चौपाई और एक दोहा होता है, उसको कड़वक कहते हैं। इसमें ये भी लिखा हुआ है, ये रो साथियों 12,000 श्लोक है, 5 कांड है, 90 संधियां हैं। लेकिन स्वयंभू ने जो है 83 संधियों की रचना स्वयंभू ने, तथा 7 की रचना उनके जो पुत्र थे त्रिभुवन उनके द्वारा की गई थी। लिखा हुआ है हर चीज, बताइए क्या छूटा है इसमें?
कि 83 संधियां, 90 संधियां हैं, उसमें 83 संधियों का प्रयोग तो किसने कर दिया? स्वयंभू ने। और बाकी के 7 संधियां उनके पुत्र थे त्रिभुवन, उनके द्वारा रचित माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ लिख दिया था, हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, किशोरीदास वाजपेयी। बताइए आप, शब्दानुशासन क्या है? किसका ग्रंथ है शब्दानुशासन? किशोरीदास वाजपेयी का है। और हिंदी व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है, और हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। दूसरी रचना आती है पुष्पदंत। पुष्पदंत जो इसके राइटर, पुष्पदंत जो है ये एक रचनाकार है, उन्होंने पुष्पदंत ने क्या क्या लिखा है? और ये आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के लोग हैं। कौन कौन से? स्वयंभू, पुष्पदंत। इनके पुष्पदंत की रचना है महापुराण। कितनी बार पूछा गया है महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। अणेय कुमार चरिव, इसमें नाग कुमार चरित्र का वर्णन है। ठीक है। दूसरी तीसरी रचना है इनकी जसहर चरिव, यशोधरा चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। एक है कोश ग्रंथ। ठीक है ना। इनका जो काल है वो 10वीं शताब्दी रहा है मित्रों। यह प्रारंभ में शैव मतानुयायी अनुयायी थे, लेकिन बाद में ये क्या हो गए थे? पुष्पदंत जैन पंथी हो गए थे। तो पहले तो शैव मतानुयायी थे, उसके बाद में ये जैन पंथ में प्रकट हो गए, सा चले गए। अब पुष्पदंत जो है इनकी रचनाओं पर जीन भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये जैन पंथी हो गए थे, इसलिए जीन भक्ति का मिलता है। इनकी रचना जो महापुराण रचना है वो 63 महापुरुषों का उसमें वर्णन किया गया है। जो महापुराण रचना है वो किसकी है? पुष्पदंत की है। और इसके अंतर्गत कितने महापुरुषों का वर्णन है? 63 महापुरुषों का वर्णन है, लिख लेना। अब शिव सिंह जो सेंगर है, आपको पता है शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज लिखा था शिव सिंह सेंगर के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में। इनको जो है शिव सिंह, पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर जो है अपभ्रंश का भवभूति कहता है। ये यहाँ लिखा हुआ अपभ्रंश का भवभूति किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। किसने कहा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा कहा गया है। तो और हिंदी का प्रथम कवि कहा, तथा हिंदी का प्रथम कवि भी इन्होंने माना है। ठीक है मित्रों, तो आगे बात करते हैं। महापुराण जो रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू, अपभ्रंश का वेदव्यास, पुष्पदंत और शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो है अपभ्रंश का भवभूति भी पुष्पदंत को ही माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर के द्वारा भी जो पुष्पदंत को ही माना गया है। और अपभ्रंश का वेद व्यास जो है महापुराण रचना के कारण, महापुराण रचना के कारण जो है अपभ्रंश का वेद व्यास मित्रों जो है किसको माना गया है? पुष्पदंत को ही माना गया है। किसके द्वारा माना गया है ये भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है। आगे है, इन्हें अभिमान मेरु भी किस कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिमान मेरु भी इनको कहा जाता है। किसको? पुष्पदंत को कहा जाता है। अगली जो बात आती है धनपाल। धनपाल ने क्या लिखा? भविष्यत कहा। अब भविष्यत कहा रचना किसकी है? धनपाल जी की है। और ये 10वीं शताब्दी में इनका समय रहा। इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य का नाम दिया गया। किसको? भविष्यत कहा जो रचना है उसको रोमांटिक महाकाव्य इन्होंने कहा है। फोर्थ नंबर पर बात आती है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई? संदेश रासक। ठीक है। और इनका जो काल है 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी पूर्वार्ध इनका काल रहा है। चले आगे बात करते हैं। अब है यह काव्य खंड, यह खंड काव्य है, विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा है, और इनको अध्ययमान भी कहते हैं। किसी भी भारतीय भाषा को रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। अब्दुल रहमान जो है किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं, अब्दुल रहमान। ठीक है। आगे बात करते हैं। जीन दत्त सूरि की जो रचना है उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास रचना किसने लिखी? जीन दत्त सूरि ने लिखी है, आप याद रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे योग सार और परमात्मा प्रकाश रचना को लिखने वाले जोइंदू है। बस इनकी डायरेक्ट याद रख लीजिए किसने लिखी है, इनकी डिटेल की जरूरत नहीं है। जिनकी डिटेल की जरूरत थी, जिनको अपने डिटेल से पढ़ना था, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। संदेश रासक जो रचना है वो किसकी थी? अब्दुल रहमान की थी। इसको अद्दहमान के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बता दिया है। अब डायरेक्ट याद रख लीजिए कि उपदेश रसायन सार रास किसने लिखी है? जीनदत्त सूरि ने। योग सार परमात्म प्रकाश किसने लिखी है? जोइंदु के द्वारा या योगेंद्र के द्वारा। पाहुड़ दोहा रचना के रचनाकार कौन है? राम सिंह है। पाहुड़ दोहा रचना के रचनाकार कौन है? राम सिंह है साथियों।
शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र हैं। ये इधर मैंने राइटर के नाम लिखे हैं और इधर मैंने जो है रचनाओं के नाम लिखे हैं। ठीक है। उसके बाद में प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की है। अब यहाँ पर साथियों मैंने आदिकाल की जो और भी रचनाएं बच गई थी वो एक साथ मैंने यहाँ लिख दी है, उनके आपको याद होना चाहिए। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? वररुचि की है। पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयानक की है। कुवल्यमाला किसकी है? उद्योतन सूरि की है। ये प्राचीनतम गद्य ग्रंथ माना जाता है कुवल्यमाला, जो उद्योतन सूरि की रचना है। प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन, देसी नाम माला, ठीक है, ये किसने लिखी? हेमचंद सूरी ने लिखा है। अचलदास खिंचरी वचनिका रचना किसकी है? शिवदास गार्डन की है। तो प्राकृत प्रकाश किसकी है? वररुचि की। पृथ्वीराज विजय जयानक की। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी। प्राकृत व्याकरण, छंद अनुशासन, देसी नाम माला किसकी रचना है? हेमचंद्र सूरी की रचना है। अचलदास खिंचरी वचनिका किसकी है? शिवदास गार्डन की रचना मानी जाती है। चलिए अब देखिए प्रमुख पंक्तियां, यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई है जो आपको ध्यान रखना है। मनहु कला शशिभान कला, ये पंक्ति किसकी है? पृथ्वीराज रासो से ली गई है, चंद्रबरदाई ने लिखी है। मनहु कला शशिभान कला, ये पंक्ति पृथ्वीराज रासो से है और चंद्रबरदाई ने लिखी है। चार बांस 24 गज, ये पंक्ति भी पृथ्वीराज रासो से लिखी गई है, चंद्रबरदाई ने लिखी है। 12 बरस लो कुकर जिए, ये पंक्ति परमार रासो की है और ये पंक्ति लिखी है जगनिक के द्वारा। तो मित्रों कुछ पंक्तियां यहाँ इंपोर्टेंट पंक्तियां थी जो मैंने लिख दी है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। मनहु कला शशिभान कला, तो ये वाली पंक्तियां पृथ्वीराज रासो से चंद्रबरदाई ने लिखी। चार बांस 24 गज आएगी ये पंक्तियां, ये भी पृथ्वीराज रासो से ली गई है, चंद्रबरदाई ने लिखी है। अब लास्ट में बात करेंगे साथियों आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं। आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं, प्रवृत्तियां जो क्या क्या रही है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्योंकि साथियों, क्योंकि प्रवृत्तियों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रवृत्तियों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो प्लीज आप लोग याद रखिएगा। देखो सबसे पहले तीन प्रवृत्तियां मैंने मुख्य रूप से आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि आदिकाल की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो वीर गाथात्मक है, धार्मिकता है और श्रृंगारिकता है। ये तीनों प्रवृत्तियां आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सी? वीर गाथात्मक जिसमें रासो साहित्य लिखा गया, धार्मिकता जिसमें सिद्धराज जैन कवियों का रचनाओं का वर्णन है, और श्रृंगारिकता जिसमें विद्यापति की पदावली का वर्णन किया जाता है। अब आगे आती है बात, युद्धों का सजीव वर्णन बिल्कुल मिलता है। इसमें वीर रस की प्रधानता है, बिल्कुल 100% हम लोगों ने देखी है। आश्रयदाता विद्यापति जो रहे हैं, ठीक है ना, तिरहुत के राजा के सामने जो शिव सिंह थे, कीर्ति सिंह थे उनके। इसके बाद में अतिशयोक्ति परख वर्णन है, बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। कल्पना की तो कोई सीमा ही नहीं है, बहुत भयंकर करिए। संदिग्धता बहुत प्रमाणित होती है साथियों, आप सबको पता है रासो साहित्य में बहुत सारी बातें रही है। चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, जिसको बहुत संदिग्ध माना गया है। प्रमाणिका प्रमाणिका प्रमाणिक माना है वहां पर भी। ठीक है। इतिहास विरोध इसमें बहुत सारा रहा, संकुचित राष्ट्रीयता, जन साधारण की उपेक्षा की गई है, दरबारी कवि इसमें रहे हैं, छंद वैविध्य, छंदों की भी बहुत सारी विविधता इसमें देखी गई है। आलंकारिकता का वर्णन इसमें है ही सही। ओज गुण, अब देखो साथियों यार, वीर रस है, जब वीर रस है तो गुण कौन सा आएगा? ओज गुण तो होगा ही सही ना भैया, वीर रस जहां पर भी होगा तो ओज गुण की प्रधानता इसमें रहेगी रहेगी। संयुक्त अक्षरों द्वित्व वर्णों की बहुलता इसमें रही है। जब ओज गुण है, वीर रस है, तो आपको पता लगना चाहिए संयुक्त अक्षर द्वित्व वर्ण की इसमें प्रधानता रहेगी रहेगी। टकार बहुला शब्दावली भी ओज गुण जहां पर होता है वहां पर टकार बहुला शब्दावली होती है। डिंगल पिंगल शैली का वर्णन किया गया है। डिंगल शैली राजस्थानी के साथ साथियों आपको पता है, पिंगल शैली राजस्थानी के साथ ब्रजभाषा, और राजस्थानी के साथ यहाँ पर जो है। अब महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से रहे हैं जो आपको याद रखने हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं साथियों। चलिए, सितार व तबले के आविष्कारक, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो मैंने अलग से निकाल के लिख दिया कि सितार व तबले के आविष्कारक यानी कि कव्वाली के जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। याद हो जाएगा, सितार व तबले के आविष्कारक कव्वाली के जनक अमीर खुसरो को कहते हैं। आगे है, हिंदी गीति काव्य परंपरा का जनक और कृष्ण काव्य परंपरा का जनक किसको माना जाता है? विद्यापति को माना जाता है। आया नहीं आया बताओ समझ में? हिंदी गीति काव्य परंपरा का जनक और कृष्ण काव्य परंपरा का जनक विद्यापति को कहा जाता है।
आगे, छंदों का राजा, छप्पे सम्राट किसको कहा गया? चंद्रबरदाय को कहा गया। पढ़ा है ना आप लोगों ने अभी। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पर। अब अपभ्रंश का वाल्मीकि आदि कवि, पढ़ा है आप लोगों ने, किसको कहा? स्वयंभू को कहा। अपभ्रंश का वेद व्यास किसको कहा? पुष्पदंत या पुष्यपुंड को कहा है। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? भविष्यत कहा, जो धनपाल जी के द्वारा लिखा गया। चंद्रबरदाय का मूल नाम क्या था? बलिद्य। चंद्रबरदाय का मूल नाम क्या है? बलिद्य रहा है। कालक्रम देखो, सरप्पा पहले था, फिर इसके बाद में लुहिप्पा, फिर विरूपा, फिर कणप्पा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नोट किया है। अब कवियों का कालक्रम, दलपति विजय, नरपति नाल, भट्ट केदार और चंद्रबरदाय लास्ट में आता है। ठीक है। रचनाओं में दोहा, कोश, चार्यापद, श्रावकाचार और महापुराण, ये रचनाओं का यहाँ पर इस तरह से देखा जाता है। तो मित्रों, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और मैं आप लोगों के साथ जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ साथियों, तो निश्चित रूप से आपको इस मेहनत का फायदा मिलेगा। और आप लोग भी मेरे साथ बहुत मेहनत कर रहे हो साथियों। तो जय श्री कृष्णा साथियों, जय भगवान, जय श्री राम। साथियों, निश्चित रूप से आप मानिएगा, मेरी मेहनत और आप लोगों की सफलता में चार चांद लगाएगी, ये मुझे विश्वास है। और साथियों, जरूर निश्चित रूप से और लोगों को भी आप बताइए, ताकि मुझे भी, और यार जब भी आप पढ़ो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं और भी अच्छा काम आपके लिए करूं। साथियों, जो है संडे को साथियों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, यानी कि रविवार के दिन हम लोग जो है एक टेस्ट रख रहे हैं। और जो टेस्ट है वो आदिकाल से संबंधित है। आज मैंने आपका आदिकाल पूरा कंप्लीट कर दिया है। और जो टेस्ट के अंदर जो है 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 प्रश्न में आप लोगों को लेकर के आऊंगा। तो ये 50 प्रश्नों के उत्तर आप लोग दीजिएगा। पहले मैं आप लोगों को आंसर नहीं बताऊंगा। तो ये जो टेस्ट है वो मॉर्निंग में मैं आप लोगों को डाल दूंगा। और उसके बाद में फिर इवनिंग में उस टेस्ट के आंसर में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। तो पहले आप दे लीजिए, फिर इवनिंग में हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है। और एक एक क्वेश्चन को फिर हम डिटेल से एक्सप्लेन भी करेंगे उस समय, जब मैं आप लोगों को उन 50 प्रश्नों के आंसर बताऊंगा। साथियों, अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेस्ट को देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उस टेस्ट में बहुत मेहनत करी है। आपको डायरेक्ट प्रश्न भी जो है उस पेपर में मिलेंगे। तो मित्रों, एक प्रश्न में आप लोगों से यहाँ ये पूछ लेता हूं। चलिए, अमीर खुसरो का एक प्रश्न मैंने यहाँ पूछा है आप लोगों से। जो अमीर खुसरो रहे हैं, अमीर खुसरो जो रहे हैं साथियों, उनका, अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वो क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? एक तो इसका आंसर आप मुझे दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिए कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था। ठीक है। और विद्या जो पति थे, दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं कि विद्या विद्या जो पति थे, विद्यापति जो है वो किस धर्म या किस संप्रदाय, यानी कि कौन से धर्म को मानते थे? ठीक है। कौन सा धर्म उन्होंने अपनाया था? और उसके बाद में वो जो है मतानुयायी किसके थे? जो है वो मतानुयायी किसके थे? कमेंट बॉक्स में आप मुझे करके भेजिएगा। और तीसरा प्रश्न साथियों में आप लोगों से यहाँ पूछता हूं कि जो विद्यापति जी थे, विद्यापति जो विद्यापति जी थे, उन्होंने कितनी भाषाओं का प्रयोग किया है? कितनी भाषाओं का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है? ये मुझे आप बताइएगा, कितनी भाषाओं का प्रयोग किया। तथा उन्होंने, जो विद्यापति जी रहे हैं, उन्होंने गोरक्षक विजय, उन्होंने एक नाटक लिखा था गोरक्षक विजय। गोरक्षक यानी कि गोरक्ष, क्या नाम, गोरक्षक नहीं, गोरक्ष विजय जो इनका नाटक था, ये इन्होंने किस भाषा में लिखा था? तो ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों के बारे में। एक प्रश्न और मैं आप लोगों से यहाँ पूछ लेता हूं कि जो विद्यापति जी थे, उनको जातीय कवि किसने कहा? विद्यापति जी को जातीय कवि कहकर किसने पुकारा? तो इन क्वेश्चन के आंसर प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको ये क्लास कैसी लगी, नोट्स कैसे लगी,
प्लीज मुझे बताइए, और लोगों को प्लीज आप शेयर कीजिए, ताकि और लोग जुड़े, चैनल और ग्रो हो, आगे हम लोग बढ़ें, आप लोगों के लिए मैं और मेहनत करूं। साथियों, नोट्स आप उतारते रहिए। मैंने क्लासेस जो है 1 2 3 4 5 उसमें नंबर दिए हुए हैं थंबनेल पर ही, एक एक क्लास देखिए और वैसे ही आप लोग लिखते जाइए नोट्स को। आप किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर वहां पर आता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है मित्रों। आगे डीएसएसबी का पीजीटी टीजीटी हो, कुछ भी हो, किसी भी स्टेट में जहां पर जिस भी एग्जाम में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसलिए मित्रों, ध्यान रखिए और पढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, और निश्चित रूप से आप अपनी सफलता को प्राप्त करोगे। जो कहते हैं कहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप पढ़ते रहिए। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। संडे को मॉर्निंग में 50 प्रश्न में डालूंगा, और इवनिंग में जो है इसके मैं आंसर आपको बताऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।